ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। खबरों के सिलसिले की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और उस तनाव के बीच आई बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस का दौरा रद्द हो गया है। जी हां, मौजूदा हालातों को देखते हुए रक्षा मंत्री का दौरा रद्द होना बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी को 9 मई को रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल होना था, लेकिन उनका भी दौरा रद्द हो चुका था। अब पीएम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रशिया नहीं जाएंगे, उनका भी दौरा रद्द हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि मॉस्को में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड होती है, उसका आयोजन किया जाता है और रेड स्क्वायर पर इसका आयोजन होता है। रूसी सशस्त्र बलों की ये परेड बहुत महत्व रखती है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमतौर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं और मुख्य भाषण देते हैं, जिसमें पहले तो पीएम मोदी को जाना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। हालांकि पीएम मोदी का दौरा रद्द होने के पीछे कोई औपचारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह फैसला पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण हालातों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अब पीएम की जगह रूस जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। ये रूस दौरे को लेकर एक बड़ी खबर। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इस सवाल का जवाब भी जल्द मिल जाएगा। हिंदुस्तान बदला लेगा और जरूर लेगा, बस सही समय का इंतजार हो रहा है। इसलिए हिंदुस्तान बारूदी बारिश के बारे में सोच सोचकर ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रहे हैं, उनके दिल बैठे जा रहे हैं। उसी खौफ और दहशत के बीच पाकिस्तानी आर्मी की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने बुलाई थी, जो कल रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में हुई। इस बैठक में जनरल मुनीर ने अपने कोर कमांडर्स के साथ मंथन किया, उनसे मौजूदा सूरत हाल पर बात की और खस्ता हाल डरी सहमी पाकिस्तानी फौज की हालात का जायजा भी लिया। तो रावलपिंडी में पाक आर्मी चीफ की यह अहम बैठक हुई है। कोर कमांडरों के साथ जनरल मुनीर की ये बैठक हुई है और इस बैठक में कई तरह की बातचीत हुई है। पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त खौफ के साए में है, डरा हुआ है और भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर पाकिस्तान का गला सूख रहा है और ऐसे में पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की बैठकें भी कर रहा है। असीम मुनीर भी इसके पहले कमांडरों के साथ मिलते हुए, सैनिकों के साथ मिलते हुए, टैंकर के ऊपर चढ़कर भाषण देते हुए नजर आए थे। गीदड़ भपकियां लगातार असीम मुनीर की तरफ से भी दी जा रही हैं और अब एक बैठक का आयोजन किया गया है। रावलपिंडी में बैठक होती है जिसमें जनरल कमांडरों के साथ मिलते हैं असीम मुनीर। तो भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति से आतंकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है और ये तस्वीरें भारत की त्रिशक्ति की हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को पहलगाम हमले को लेकर बदले की मांग के बीच यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी। इससे पहले 25 अप्रैल को पहलगाम अटैक के 3 दिन के बाद राजस्थान के थार रेगिस्तान में इंडियन आर्मी ने दुश्मन को अपना दम दिखाया। इसके साथ ही गुरुवार को भारतीय नेवी ने अरब सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज की, यानी कि पहलगाम हमले के बदले के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। तो बीती रात की वो तस्वीरें जो यूपी के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे से सामने आई, यहां पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो फाइटर जेट्स हैं। ये उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग करते हुए आपको फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। मिराज, राफेल, जगुआर ने यहां से उड़ान भरी और एक बार फिर से भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए भारत इस वक्त तैयार है, ये संदेश भी यहां से दिया गया और भारत की शक्ति का ये प्रदर्शन एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स ने नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया। रात के अंधेरे में कैसे फाइटर जेट्स गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे, उसकी ये खूबसूरत तस्वीरें। इंडियन एयरफोर्स रेडी है, भारतीय नेवी तैयार है। आर्मी के टैंक भी दुश्मन पर आग उगलने को रफ्तार भर रहे हैं। वायुसेना ने तो आज सरहद पार बैठे दुश्मन को डरा ही दिया। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक उसे खौफ में रखा। पहलगाम हमले के बीच भारत आतंकिस्तान से बदले को तैयार बैठा है। सरकार ने सब कुछ सेना के विवेक पर छोड़ दिया है। दुश्मन से बदले का टाइम
और टारगेट तय करने की जिम्मेदारी अब सेना की है। इस बीच वायुसेना ने शुक्रवार को अपनी तैयारी का ट्रेलर दुश्मन को दिखा दिया। वायुवीरों ने दिखा दिया कि कैसे पलक झपकते ही दुश्मन की टोली धुआं धुआं होगी। रण क्षेत्र का योद्धा राफेल, दुश्मन का सर्वनाश करने वाला सुखोई और आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाले जगुआर ने जब आसमान में उड़ान भरी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वायुसेना का यह प्रदर्शन उस तैयारी का ट्रेलर था जिसमें युद्ध के दौरान हाईवे से उड़ान भरने की ताकत को परखा गया। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक उड़ान भरी। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी तैयार की गई है, यानी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान गंगा एक्सप्रेस वे पर रात के अंधेरे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। .50 किलोमीटर लंबे इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जिसे वायुसेना रात में भी इस्तेमाल कर सकती है। इस आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अभी तो भारतीय सेना ने बदले की शुरुआत भी नहीं की है। दुश्मन की हालत पहले ही पतली हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना भी दुश्मन के खेमे में सर्वनाश लाने को तैयार बैठी है। गुरुवार को भारतीय नेवी ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ एक्सरसाइज की है। आईएनएस सूरत भी समंदर की लहरों पर तबाही लाने को तैयार बैठा है। दुश्मन की बेचैनी ये सोचकर बढ़ी हुई है कि इस बार हमला जमीन से होगा, आसमान से होगा या फिर समंदर से होगा, क्योंकि तीनों ही जगह भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। तीनों वॉर रेडी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 25 अप्रैल को राजस्थान के थार रेगिस्तान में आर्मी के जवानों ने अपना जोश और जलवा दिखाया था, जहां जयपुर की सप्त शक्ति कमान ने थार रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास किया। इसे रसल वाइपर नाम दिया गया। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने के युद्ध कौशल को परखा गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पैरा एसएफ कमांडो के साथ साथ टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के टैंकों ने जब रेगिस्तान के धोरों पर अपनी धमक दिखाई तो इस्लामाबाद से कराची तक हलचल उठ गई। टैंक का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए किया जाता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद वापस लौट आते हैं। फिलहाल आसमान से समंदर और जमीन तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। वो दिन अब दूर नहीं जब पहलगाम हमले के बदले की शुरुआत होगी। और भारत की इन्हीं तैयारियों से घबराए, कंगाल और खस्ताहाल पाकिस्तान ने भी जंगी साजो सामान जुटाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, भारत की तैयारियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान ने चीन से टैंक मांगे हैं। ये रिपोर्ट, चीन से पाकिस्तान ने 40 VT-4 टैंक मांगे हैं। चीन जल्द ही पाकिस्तान को टैंक की खेप भेजेगा, ये जानकारी मिल रही है खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो 40 टैंकों की जो ये खेप है चीन से कार्गो जहाज के जरिए कराची भेजी जा रही है। अभी हालांकि ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन से इन VT-4 टैंक्स की जो मांग की है पहलगाम हमले से पहले की थी या फिर बाद में, लेकिन यह बात तो जरूर पक्की है कि भारतीय सेना की तैयारियों से घबराए पाकिस्तान को चीन से टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि आर्म्ड वॉरफेयर यानी कि टैंकों की लड़ाई में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाता। भारतीय सेना के पास इस वक्त 4200 से अधिक टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं करीब 2600 टैंक। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी T-90 और T-72 टैंक के लिए नए और ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन का करार रशिया के साथ किया है। हालांकि टैंक भले पाकिस्तान ले ले, लेकिन भारत की क्षमताओं के आगे पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा।
तो बख्तरबंद वाहनों की भी अगर हम बात करें तो उनकी संख्या भी आपके सामने। पाकिस्तान के पास 17,516 और भारत के पास 1,48,594 बख्तरबंद वाहन हैं। तो सक्रिय सैनिकों की तादाद करीब 14.5 लाख है भारत में। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास कुल 2,229 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,399 हैं। भारत के पास कुल 899 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो 513 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 328 है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी कि भारत के सामने पाकिस्तान फिलहाल तो टिक ही नहीं सकता। पाकिस्तान भले ही गिदड़ भपकियां दे रहा हो, लेकिन भारत के आगे पाकिस्तान वाकई शून्य ही है। पनडुब्बियों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8, भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं। तो आप परसेंटेज से ये अंदाजा लगा सकते हैं, डिस्ट्रॉयर पाकिस्तान के पास 0, भारत के पास 13। 100% क्षमता के साथ भारत किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने में सक्षम, तो वहीं पाकिस्तान अभी भी 0 ही नजर आ रहा है हर मामले में। पहले दिन से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश थी और हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम को अब इस साजिश के सबूत भी मिल गए हैं। सूत्रों के अनुसार उन सबूतों से यह साफ हो गया कि हमले में आईएसआई आतंकी संगठन, लश्कर और पाकिस्तान की फौज की भूमिका है। 22 अप्रैल, यही है वो तारीख जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बैसरन घाटी को लहू से लाल कर दिया। दिन दहाड़े 26 निहत्थे बेगुनाहों की जान आतंकियों ने इसी पार्क में ले ली थी। हिंदुस्तान आतंकियों की इस करतूत का हिसाब चाहता है और एनआईए की टीम एक एक सबूत तलाश कर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में डेरा डालकर बैठी एनआईए की टीम ने फिर बैसरन घाटी पहुंचकर जांच की है, साजिश के तार को जोड़ने की कोशिश की है। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनआईए की प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं। एबीपी न्यूज ने भी जो खुलासा किया था, उसमें साजिश के इसी त्रिकोण के सबूत मिले थे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी इस हमले का हैंडलर है और उसी के इशारे पर हाशिम मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी टीम के साथ इस हमले को अंजाम दिया। हाशिम मूसा पाकिस्तान की फौज का स्पेशल कमांडो रह चुका है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ ताल्हा भाई का जिक्र बताया जा रहा है। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। मौके से मिले खाली कारतूस भी एफएसएल को भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार बेताब घाटी में छुपाए थे। बैसरन में हमला करने से पहले आतंकियों ने बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है, जिसके मुताबिक आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की है, जहां रावलकोट में जैश और हमास के आतंकियों ने मीटिंग करके भारत के खिलाफ जहर उगला था। माना जाता है कि रावलकोट की इसी मीटिंग के बाद पहलगाम हमले की शुरुआती स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके बाद जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में आईएसआई के साथ मिलकर साजिश में शामिल आतंकियों ने फाइनल मीटिंग की थी। इसमें लश्कर के आतंकी सैफुल्ला कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ था। इस तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं। एनआईए की शुरुआती जांच में भी इस बात के सबूत मिले हैं। हमले के दौरान आतंकी इन्हीं पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और आतंकी मूसा अपने आकाओं को पूरी जानकारी दे रहा था। पहलगाम और आसपास के कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। इन्हें OWG कहा जाता है। एनआईए और लोकल पुलिस इनका पता लगाने में जुटी है। फिलहाल हमले के बाद से आतंकी फरार हैं। सुरक्षा बलों को अभी आतंकियों का पता नहीं लगा है, लेकिन इतना जरूर पता लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस हमले को अंजाम दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के बदले के डर से
पाकिस्तान लगातार कई कदम भी उठा रहा है और पाकिस्तान का पहलगाम हमले में हाथ है, ये तो साफ हो गया है। और ये भी साफ हो गया है कि हिंदुस्तान उसका बदला जरूर लेगा और इसी के बदले के डर से पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत के हमले की खुफिया जानकारी, पाक शांति बातचीत का राग अलापने लगा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर का बयान सामने आया है और ये कहना है उनका कि पाकिस्तान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, संवाद कूटनीति से हालात बिगड़ने से रोकें। Pakistan does not seek escalation. This has been made clear by the political leadership of Pakistan and at all levels. As we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India. Escalation in South Asia, that's a region which is home to close to 2 billion people, favors none. It is time for sanity to prevail and to allow dialogue and diplomacy to prevent the situation from spiraling out of control. गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। गुजरात ने हैदराबाद को 225 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट पर 186 रन बनाए। गुजरात ने 10वें मैच में 7वीं जीत दर्ज की। प्लेऑफ के लिए उसे अब 4 में से 1 मैच जीतना है। उधर हार के साथ हैदराबाद की टीम करीब करीब बाहर हो गई है। शुभमन गिल ने हैदराबाद के खिलाफ खेली कप्तानी पारी। उन्होंने 38 गेंद पर 76 रन बनाए। पारी में 10 चौके 2 छक्के जड़े। गिल का आईपीएल 2025 में ये 5वां अर्धशतक रहा। गुजरात के साई सुदर्शन ने खेली तूफानी पारी। हैदराबाद के खिलाफ सुदर्शन ने 23 गेंद पर 48 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके भी मारे। गिल और सुदर्शन के बीच 87 रन की साझेदारी हुई। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकी देना बंद करे। इनकी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं। भारत को कहना चाहूंगा इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बिलावल भुट्टो किस हद तक बिलबिला रही हैं, इसकी तो अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बिलावल भुट्टो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पहलगाम हमले को ऐसे मौके के तौर पर देख रहे हैं कि माइक सामने आते ही जो मन में आता है बक रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सरकार में कोई हैसियत नहीं रखते, उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन पद की लालसा और सुर्खियों में रहने का लालच ऐसा है कि सिंधु की झूठी सौगंध खाकर दरिया में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। जबकि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो एक बार नहीं बल्कि कई बार ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक को अपनी जमीन पर पालता रहा। खुद बिलावल भुट्टो की मां और पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की मौत की वजह भी आतंकवाद था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद बिलावल भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जो उनकी छटपटाहट का सबूत है। खून देंगे हम, सर चाहिए, साथ देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। 16 साल पहले बिलावल भुट्टो के इस बयान से रिपोर्ट को शुरू करने का मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की विरासत को संभाल रहे उनके बेटे बिलावल भुट्टो ने चीखना चिल्लाना हाल फिलहाल में शुरू नहीं किया है। वो जब से राजनीति में आए हैं, भीड़ की तालियां बटोरने का यही एक तरीका मालूम है उनको। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। अरे कौन सी बाजी, कैसी बाजी? 16 साल से एक ही बात रटते रटते थक नहीं जाते।
पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। झूठ परोसने से जी नहीं भरता, वो भी तब जब भुट्टो परिवार पाकिस्तान की राजनीति में साइडलाइन हो चुका है। हम तैयार हैं आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अरे उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं, बहुत हो गया ये तो। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे बयान पर तो मानसिक स्थिति सटीक है या नहीं, इसी पर शक होने लगता है। लेकिन बिलावल से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो पाकिस्तान में किस हैसियत से इतना ज्यादा कूद रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो देखने में ज़हीन लगते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आधुनिक पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। लेकिन उनके भाषण से ये साफ हो जाता है कि वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़का रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार नफरत की फसल बो रहे हैं। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के निर्दोष पर्यटकों को उनका मजहब पूछ कर बेरहमी से मार दिया था। और इस हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्तों को खत्म करते हुए सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का ऐलान किया था। बस सिंधु नदी के नाम पर बिलावल भुट्टो को कूदने का मौका मिल गया। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने 25 अप्रैल को सिंधु के दरिया में खून बहने वाली धमकी दी थी। बयान पर बवाल हुआ तो 5 दिन बाद ही बिलावल भुट्टो सफाई देने लगे थे। लेकिन फिर बिलावल भुट्टो को लगा कि अरे इसे कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, और इसलिए एक बार फिर उन्होंने खून के दरिया वाली गीदड़ भभकी दे डाली। बिलावल भुट्टो घबरा चुका है क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को देने वाला है। बिलावल भुट्टो की हालत एक ऐसे चूहे की है जो अपने बिल के बाहर नहीं निकल सकता और अपने बिल के अंदर बाकी के चूहों को खुश करने के लिए जो कहना चाहता है वो कह रहा है। वाकई बिलावल भुट्टो घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल को ये समझ ही नहीं आ रहा कि तनाव के इस माहौल में वो किस तरह की प्रतिक्रिया दें। भारत को कहना चाहूंगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। दरअसल भारत के खिलाफ तीखे बयान और युद्ध की धमकी देकर बिलावल भुट्टो अपने समर्थकों और कट्टरपंथी वर्गों को साधने की लगातार कोशिश करते हैं, खासकर जब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता या फिर विपक्षी दलों से चुनौती बढ़ती है। सिंधु नदी के मुद्दे पर बिलावल इतना इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि
सिंध क्षेत्र उनके परिवार और उनकी सियासत का गढ़ है। ऐसे में सिंध के ग्रामीण इलाकों में लोग भुट्टो परिवार को अपना मसीहा मानते हैं और बिलावल इसी को भुनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो जिंदा है, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। लबांगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। आपकी स्क्रीन पर भुट्टो परिवार की 3 पीढ़ियां मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के नाना और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो ने भी हमेशा भारत के खिलाफ नफरत की ही राजनीति की है। हम घास खाएंगे, अगर हमें घास खाना है, मगर इस मुल्क को बचाएंगे। हम भी न्यूक्लियर पावर बनाएंगे ताकि हम अपना मुल्क का दिफा कर सकें। जुल्फिकार अली भुट्टो वो कह रहे थे कि हम घास खाएंगे लेकिन भारत को नष्ट करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर लटक गए, उनकी अम्मा को आतंकवादियों ने खून बहा दिया। बिलावल भुट्टो और उनकी 74 पीढ़ियां भी उतर जाएंगी, तब भी हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने की उनकी औकात नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो वो पाकिस्तानी नेता थे जो परमाणु बम बनाने और भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ने की बातें किया करते थे। कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो के मन में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा था, उसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्ष 1943 में महज 15 वर्ष की आयु में जुल्फिकार अली भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो कभी भी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के खिलाफ नफरत का ये जहर भुट्टो परिवार की नसों में बहता है, क्योंकि उनकी राजनीति का वजूद इसी पर टिका है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। भुट्टो सिर्फ 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे। साल 1971 में वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे और इसके 2 साल बाद ही 1973 में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। 1977 में पाकिस्तान सेना प्रमुख जिया उल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट किया और वो खुद राष्ट्रपति बन गए थे। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई थी। जुल्फिकार की राजनीतिक हत्या हुई थी। खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई की शर्त पूरी नहीं हुई थी। कितने भुट्टो कत्ल करोगे और घर से भुट्टो निकलेगा। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर सिर्फ 35 साल की उम्र में साल 1988 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन गई थी और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली महिला थी। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी रही है। 3 जंगें हुई हैं। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। बेनजीर भुट्टो ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और एक आधुनिक राजनेता की छवि रखने वाली नेता थी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती थी तो वो कश्मीर को हथियार बनाकर सिर्फ जहर उगलती थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान। और फिर 27 दिसंबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी से एक चुनावी रैली को संबोधित करके लौट रही थी, तब उनकी हत्या कर दी गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।